स्टूडेंट्स, आज का जो अपना टॉपिक है वो है डी ब्लॉक के तत्व। एस और पी ब्लॉक के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। तो आज हम बात करेंगे डी ब्लॉक के तत्वों के बारे में और एफ ब्लॉक के तत्वों के बारे में कि इन तत्वों के गुणधर्म क्या क्या होते हैं, इनकी क्या क्या विशेषताएं होती है और साथ ही हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी यहाँ पे लिखेंगे। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है डी ब्लॉक के तत्व। पहले हम डी ब्लॉक के तत्वों के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद में हम नेक्स्ट एफ ब्लॉक के तत्वों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उसे एक नाम और दिया गया है, वह नाम क्या है? संक्रमण तत्व। क्या नाम है? संक्रमण तत्व। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि डी ब्लॉक के तत्वों को डी ब्लॉक के तत्व नाम क्यों दिया गया है या फिर इसने डी ब्लॉक के तत्व क्यों कहते हैं। जैसा कि हमने एस और पी ब्लॉक के तत्वों में भी बात करी थी, क्यों कहते हैं एस और पी ब्लॉक में, हमने किस अकॉर्डिंग उनको नाम दिया था कि इनमें आने वाला जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वह एस उपकोष में जा रहा है, तो वह कौन सा तत्व होगा, कौन से ब्लॉक का तत्व होगा? एस ब्लॉक का तत्व होगा। और यदि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम लिखते हैं तो उसमें आने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में यदि प्रवेश कर रहा है तो वह पी ब्लॉक का तत्व होगा। इसी प्रकार से सेम हम डी ब्लॉक में भी देखते हैं कि वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षकों में भरे जाते हैं वे डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? डी ब्लॉक के तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षकों में भरा जाता है या फिर डी कक्षकों में प्रवेश करता है। तो हम इसको एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे, वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षकों में भरे जाते हैं उन तत्वों को हम क्या कहते हैं? डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। उन्हें हम डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। तो समझ में आया डी ब्लॉक के तत्व क्या क्यों कहते हैं इन्हें? क्योंकि इनमें आने वाला जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होगा वो डी कक्षक में, डी उपकोष में प्रवेश करता है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। अब देखिए, अभी मैंने इसका एक नाम और बताया था। क्या नाम बताया था? संक्रमण तत्व। तो हम इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम एक बार देख लेते हैं कि जो आवर्त सारणी में डी ब्लॉक कहाँ उपस्थित रहता है। तो देखिए, आवर्त सारणी में डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो वर्ग 3 से लेकर के 12 तक के वर्ग में उपस्थित रहते हैं। तो कहाँ उपस्थित रहते हैं डी ब्लॉक के तत्व? आवर्त सारणी में डी ब्लॉक के जो तत्व हैं, डी ब्लॉक के तत्व आवर्त सारणी में वर्ग संख्या 3 से लेकर के 12 तक के वर्ग में पाए जाते हैं। तो डी ब्लॉक के तत्व वर्ग संख्या 3 से 12 में उपस्थित। अब यहाँ पे हम एक खास बात और देखते हैं। खास बात क्या है कि इन तत्वों को क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व भी कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उसका जो एक और नाम है और वह नाम क्या है? संक्रमण तत्व। अब इन तत्वों को संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। एक बार मैं आपको आवर्त सारणी में डी ब्लॉक की जो स्थिति है कि डी ब्लॉक की पोजीशन कहाँ पे है उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए, ये अपना डी ब्लॉक होता है। तो देखिए आप, वर्ग संख्या 3 से लेकर के 12 तक में जो वर्ग है उसमें डी ब्लॉक के सभी तत्व पाए जाते हैं और ये स्कैंडियम से स्टार्ट होते हैं जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 21 होता है। और लास्ट में Cn इस पर खत्म होते हैं जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 112। तो स्कैंडियम के जो 4 श्रेणियाँ डी ब्लॉक के तत्व हैं 3 से लेकर 12 तक के वर्गों में पाए जाते हैं और इनकी 4 आवर्तों में ये उपस्थित होते हैं। कौन कौन से आवर्त में पाए जाते हैं? चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। तो इनकी यहाँ पे 4 श्रेणियाँ पाई जाती है, 3D, 4D, 5D और 6D। तो यहाँ से समझ में आ गया, डी वर्ग के जो एलिमेंट्स हैं वो स्कैंडियम तीसरे वर्ग से शुरू होकर के लास्ट में Cn जिसका परमाणु क्रमांक 112 है और यह 12वें वर्ग का तत्व है, इस पर खत्म होते हैं। तो इस प्रकार से डी ब्लॉक के तत्व आवर्त सारणी में उपस्थित होते हैं। तो अब हम बात करते हैं संक्रमण तत्वों की कि संक्रमण तत्व क्या होते हैं।
इन्हें हम संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं। तो देखिए अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व क्या होते हैं। तो देखिए संक्रमण तत्व क्या होते हैं, वे तत्व जिनके परमाणु अथवा आयन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है उसमें डी उपकोष अपूर्ण होता है, डी उपकोष पूर्ण रूप से भरा हुआ नहीं होता, उन तत्वों को क्या कहते हैं हम, संक्रमण तत्व। तो संक्रमण तत्व क्या होते हैं, संक्रमण तत्व की क्या डेफिनेशन होती है उसको हम एक बार लिखते हैं कि वे तत्व या फिर वह तत्व वे तत्व जिनके परमाणु या फिर वे तत्व जिनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में डी कक्षक अपूर्ण हो, डी कक्षक या फिर हम जिसे कहें डी उपकोष अपूर्ण हो, मतलब कि पूर्ण रूप से भरा हुआ नहीं हो, इनकम्प्लीट हो, उन तत्वों को क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। तो डी ब्लॉक के जितने भी तत्व हैं उन्हें हम क्या नाम दिया गया है, संक्रमण तत्व उन्हें कहा गया है। लेकिन यहाँ पर कुछ अपवाद भी पाए जाते हैं, 3 तत्व ऐसे हैं जिन्हें कि संक्रमण तत्व नहीं कहते, उन तत्वों को अभी हम देखेंगे। पहले हम एक बार संक्रमण तत्व की यहाँ पे डेफिनेशन देख लेते हैं कि संक्रमण तत्व किसे कहते हैं। किसे कहते हैं, वे तत्व जब हम उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में डी कक्षक क्या होता है, अपूर्ण होता है, डी कक्षक अपूर्ण हो, क्या कहलाते हैं, संक्रमण तत्व कहलाते हैं। तो डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे कुछ अपवाद भी देखने को मिलते हैं। और वह अपवाद क्या है, तो 3 तत्व हैं, जिंक, कैडमियम और मरकरी। कौन कौन से तत्व हैं, जिंक, कैडमियम और मरकरी, Hg। तो ये तीनों तत्व 12वें वर्ग में उपस्थित हैं। इनका परमाणु क्रमांक होता है जिंक का 30, कैडमियम का होता है 48 और मरकरी का होता है 80। तो 12वें वर्ग में उपस्थित कौन से वर्ग के तत्व हैं, ये 12वें वर्ग में। तो 12वें वर्ग में उपस्थित ये 3 तत्व होते हैं। इन 3 तत्वों को संक्रमण तत्व नहीं कहते हैं। ये क्या है, यहाँ पे अपवाद है, यहाँ पे एक अपवाद है। वह अपवाद क्या है कि इन तत्वों को संक्रमण तत्व नहीं कहते, इन तत्वों को संक्रमण तत्व नहीं कहते, ये तत्व संक्रमण तत्व नहीं कहलाते। अब क्यों नहीं कहलाते हैं, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया था कि संक्रमण तत्व क्या होते हैं, जिनमें कि डी कक्षक अपूर्ण रूप से भरा होता है, पूर्ण रूप से भरा नहीं होता। डी कक्षक उनमें कैसा होता है, खाली होता है। लेकिन यहाँ पे एक अपवाद पाया जाता है। वह अपवाद किस किस में हमें देखने को मिलता है, 12वें वर्ग के 3 तत्वों में, जिंक, कैडमियम और मरकरी। ये जो 3 तत्व होते हैं इनमें ये अपवाद पाया जाता है कि संक्रमण तत्व नहीं होते। अभी संक्रमण तत्व क्यों नहीं होते, क्योंकि इन तत्वों का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है उसमें डी कक्षक होता है, वो पूर्ण रूप से भरा हुआ होता है, इसलिए इन तत्वों को हम संक्रमण तत्व नहीं कहते। जबकि संक्रमण तत्व क्या होते हैं, जिनमें कि डी कक्षक अपूर्ण होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। लेकिन जब हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो इनमें क्या होता है, डी कक्षक पूर्ण रूप से भरा रहता है। इनका जो डी कक्षक है जिंक, कैडमियम और मरकरी का, इनका डी कक्षक पूर्ण रूप से भरा रहता है, इसलिए इन्हें संक्रमण तत्व नहीं कहते। यह डी ब्लॉक के तत्वों में एक अपवाद पाया जाता है, इनका डी कक्षक पूर्ण रूप से भरा रहता है। तो एक बार हम इसको देख लेते हैं कि सभी तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं, नहीं, सभी तत्वों को संक्रमण तत्व नहीं कहते। यहाँ पर एक अपवाद पाया जाता है, और वह अपवाद क्या है, हम उस अपवाद को डिस्कस किया है अभी अभी हमने, तो हम उसको लिख लेते हैं। अपवाद क्या है कि जिंक, कैडमियम और मरकरी, इन तत्वों को संक्रमण तत्व नहीं कहते। इन 3 तत्वों को संक्रमण तत्व नहीं कहते। अब क्यों नहीं कहते, क्योंकि इनमें जो डी कक्षक होता है वो कंप्लीट फुलफिल होता है, पूर्ण रूप से भरा हुआ होता है, तत्वों को संक्रमण तत्व नहीं कहते हैं। अब क्यों नहीं कहते हैं, इनका कारण भी हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं।
सभी स्टूडेंट्स आप भी साथ में इसको नोट करते जाइए। ये यहाँ पे अपवाद पाया जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से कई बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है कि संक्रमण तत्व, डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व, क्या सभी डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं? नहीं। यहाँ पे 3 जो तत्व होते हैं उन्हें संक्रमण तत्व नहीं कहते। या फिर ऐसे कौन कौन से तत्व हैं जो कि संक्रमण तत्वों की श्रेणी में नहीं आते और इनका इस श्रेणी में नहीं आने का कारण क्या है? तो यहाँ पे हम इस अपवाद का कारण भी नोट कर लेते हैं। क्या कारण है कि ये संक्रमण तत्व नहीं कहलाते? क्योंकि 12वें वर्ग में उपस्थित इन तत्वों के उपस्थित जिंक, कैडमियम और मरकरी तत्वों के परमाणु में या फिर तत्वों के परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में डी कक्षक पूर्ण रूप से भरे होते हैं या फिर डी कक्षक पूर्ण भरे होते हैं, इसलिए इन्हें संक्रमण तत्व की श्रेणी में नहीं रखा जाता या फिर इसलिए इन्हें संक्रमण तत्व नहीं कहते। अब डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। इसका कारण क्या है कि इनके जो कक्षक होते हैं उनमें डी कक्षक पूर्ण रूप से भरे होते हैं, इसलिए इन्हें संक्रमण तत्व नहीं कहते। इन जो 3 तत्व होते हैं इसमें डी कक्षक पूर्ण रूप से भरे होते हैं, इसलिए इन्हें हम संक्रमण तत्व नहीं कह सकते। इसलिए इन्हें संक्रमण तत्व तो समझ में आ गया। डी ब्लॉक के जो तत्व है उसका एक नाम और है और वह नाम क्या है? संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व क्या होते हैं? वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में डी कक्षक अपूर्ण होता है। लेकिन यहाँ पे एक अपवाद पाया जाता है। वह अपवाद क्या है कि 12वें वर्ग में 3 तत्व ऐसे होते हैं जिनमें कि संक्रमण तत्व जिनको नहीं कहते। 3 तत्व कौन कौन से हैं? जिंक, कैडमियम और मरकरी। अब इन तत्वों को संक्रमण तत्व नहीं कहते। यहाँ पे नहीं होता है, नहीं कहते हैं। अब इनमें संक्रमण तत्व क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि इन तत्वों का जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो इनका डी कक्षक हमें पूर्ण रूप से भरा हुआ मिलता है। या फिर हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं कि इन्हें हम संक्रमण तत्व नहीं कहते क्योंकि इनका डी कक्षक पूर्ण रूप से भरा होता है, इसलिए इन्हें संक्रमण तत्व हम नहीं कह सकते। तो ये जो 3 तत्व है वो संक्रमण तत्वों की श्रेणी में नहीं आते। क्यों नहीं आते? इसका कारण भी हमने देख लिया है। अब डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हैं। इनमें डी कक्षक पूर्ण रूप से, इनमें डी ऑर्बिटल या फिर डी कक्षक पूर्ण रूप से भरे होते हैं। देखिए इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है बाह्यतम कोश का, वो मैं आपको लिख के बता रही हूँ। जिंक, कैडमियम और मरकरी का इसका परमाणु क्रमांक होता है 30, 48 और इसका होता है 80। तो जिंक का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है 3d10 4s2। कैडमियम का होता है 4d10 4d10 5s2। इसी प्रकार से मरकरी का होता है 5d10 6d10 6s2। तो देखिए यहाँ पे डी कक्षक है वो पूर्ण रूप से भरा हुआ है, यहाँ पे भी। तो इन तीनों में डी कक्षक पूर्ण रूप से भरा हुआ होता है, जबकि संक्रमण तत्वों के अनुसार डी कक्षक अपूर्ण होना चाहिए या फिर डी कक्षक खाली होना चाहिए। अब हम बात करते हैं डी ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से लिखते हैं और इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है। तो आगे हम नेक्स्ट बात करते हैं डी ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो देखिए इस ब्लॉक के तत्वों का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो कितना होता है? ns 1 से लेकर 2 n-1 d 1 to 10।
तो यहाँ पे इसको लिखेंगे हम एक बार, इन तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। किन तत्वों का? डी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सामान्य डी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? NS1 से लेकर के 2 N-1 D1 to 10। तो ये आपको ध्यान रखना है कि डी ब्लॉक के तत्वों का सामान्यतः इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? कितना होता है? NS1 से लेकर 2 N-1 D1 to 10। तो ये इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। अब हम इस तत्व के, इस ब्लॉक के तत्वों की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं कि इनमें कुछ विशेषताएं पाई जाती है, फिर उसके बाद हम तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। या फिर पहले आप इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लो, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लो। देखिए सबसे पहले जैसे स्कैंडियम आता है, डी ब्लॉक का तत्व कहाँ से स्टार्ट होता है? स्कैंडियम से, जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 21। अब देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम एक बार लिखते हैं तो कितना होता है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d1। 3d में कितना इलेक्ट्रॉन आया? 1 इलेक्ट्रॉन। और देखो 4s यहाँ पे भी पूरा कंप्लीट है। तो देखिए यहाँ पे हम एक बार इसको यहाँ पे और अच्छे से देखते हैं। 4s के बाद में यहाँ पे 3d कक्षक आएगा। किस प्रकार से आएगा 3d कक्षक? सभी को पता होगा कि जब हम कक्षकों को बढ़ते हुए ऊर्जा के क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो 3d से पहले कौन सा कक्षक आता है? 4s कक्षक आता है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे इसका बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की हम यहाँ पे बात करते हैं। देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने क्या लिखा था? NS1 से लेकर के 2 N-1 D1 to 10। तो NS1 से लेकर 2, तो यहाँ पे कितना आ रहा है? NS2। NS हमें कितना मिल रहा है? S पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। अब N-1, N क्या होती है यहाँ पे? आवर्त की संख्या। N की जगह यहाँ पे हम 4 लिखे क्योंकि अपने यहाँ पे आया था 4s2। तो 4s2 और N की जगह मैंने यहाँ पे कितना पुट कर दिया? 4। और फिर हमें उसके बाद अपना जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की मैंने बात करी थी वो कितना था? N-1 D1 to 10। मतलब D में 1 से लेकर 10 तक के इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। N-1 मतलब मुझे यहाँ पे क्या करना है? 4-1 D1 to 10। तो ये कितना आएगा? 4s2 4-1 3 D, और D में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का जो सूत्र होता है उससे हमने यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लिया। अब देखिए यहाँ पे 4 आया है, मतलब कि यह चौथे आवर्त का तत्व होगा। कौन से आवर्त का तत्व होगा? चौथे आवर्त का तत्व। तो आप आवर्त सारणी में देख सकते हैं सीजियम जो है, सॉरी स्कैंडियम जो है वो चौथे आवर्त का तत्व है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो n क्या होता है, हर जगह में n आपको एक ही चीज बता रही हूँ, क्या होती है? अपने आवर्त की संख्या। तो इसी प्रकार से एक और तत्व ले लो स्कैंडियम के बाद, जैसे क्रोमियम ले लिया। क्रोमियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अपवाद पाया जाता है, ये आप सभी को पता होगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और यहाँ पे 4s, पहले 4s में 1 इलेक्ट्रॉन और 3d में कितने इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम इसको और अच्छे से देखते हैं। 4s में 1 आ रहा है क्योंकि मैंने जब यहाँ पे सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा था उसमें लिखा था NS1 से लेकर के 2 तक, मतलब 1 भी आ सकता है और 2 भी आ सकता है। तो यहाँ पे 4s में कितना इलेक्ट्रॉन आया है? 1 इलेक्ट्रॉन आया है। और जैसे 4-1 करेंगे तो कितना आएगा? 3d, और 3d में कितना इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन। जैसे इसको NS1 to N-1 D1 to 10 इसमें रख करके इसको सोल्व कर सकते हैं। n कितना आया है? अपने 4। तो 4s में 1, 4-1 D1 to 10, तो 4s 1 और यहाँ पे कितना आएगा? ये 3। 4-1 कितना होगा? 3, और D में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे इस सूत्र से आपको समझ में आ गया होगा कि हमने इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से लिखा है। हमने 4s NS1 2 क्यों लिखा है और D1 to 10 क्यों लिखा है? क्योंकि S में जो इलेक्ट्रॉन है 1 इलेक्ट्रॉन किस किस में आएगा? क्रोमियम में और कॉपर में, क्योंकि इन दोनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अपवाद पाया जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? S में 1 या फिर
टू, 1 भी आ सकता है और 2 भी आ सकता है। उसी प्रकार से और तत्व आप ले सकते हैं, जैसे निकल ले लिया, निकल का परमाणु क्रमांक कितना होता है 28। इसका हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d8, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 28। इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए NS वाले फॉर्मूले से इसको यहाँ पे हम सोल्व कर सकते हैं। NS12 N-1 D12 10, तो N की जगह क्या आएगा 4s, S में कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, 4 - 1 कितना आएगा 3 और D में कितने इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन, तो 4s2 और कितना आएगा 3d8। तो समझ में आया इसके बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम किस प्रकार से लिख रहे हैं। उसी प्रकार से जिंक जो कि तीसरे नंबर पर आता है उसका भी आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख सकते हैं। जिंक का कितना होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। जिंक में कितना होता है लास्ट में 4s1 नहीं 4s2 और 3d10। 4s1 तो किस में आता है कॉपर में। तो इसी प्रकार से हम इसको भी यहाँ पे देख सकते हैं। NS2 मतलब 4s2, S में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन है और 4 - 1 3 और D में कितने इलेक्ट्रॉन है 10 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे D कक्षक अपूर्ण है, इसलिए यह संक्रमण तत्व नहीं है। जबकि संक्रमण तत्वों की क्या विशेषता होती है, संक्रमण तत्व क्या होते हैं उनमें D कक्षक है वो कंप्लीट भरा हुआ होना चाहिए। तो इस प्रकार से इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है और इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने क्या लिखा है NS12 N-1 D12 10। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। SP और D ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का सूत्र। जब आप इनकी विशेषताएं लिखेंगे, इन ब्लॉक के बारे में लिखेंगे, जब आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जरूर लिखना है। और यहाँ पे भी जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चलता है वो आवर्त के अकॉर्डिंग ही चलता है। जैसे स्कैंडियम है, स्कैंडियम आपके चौथे आवर्त का तत्व है, तो इसका कितना होता है स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने कितना निकाला था 4s2 3d1, कितना निकाला था 4s2 3d1। उसी प्रकार जो आगे इसके आगे जो नेक्स्ट पांचवें आवर्त का तत्व आता है यट्रियम, तो यट्रियम का 5s2 4d1। तो इस प्रकार से हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। तो और जो डी ब्लॉक के तत्व हैं वो कौन कौन से होते हैं 3 से लेकर के 12 तक के जो तत्व होते हैं, 3 से लेकर 12 तक के तत्व नहीं, 3 से लेकर 12 तक के जो वर्ग होते हैं उनमें आने वाले जो तत्व होते हैं वो क्या होते हैं डी ब्लॉक के तत्व। और इनमें जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो किस में भरा जाएगा डी उपकोष में या फिर डी कक्षक में। अब देखिए हम इनकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। डी ब्लॉक के तत्व होते हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं पाई जाती है। तो यहाँ पे डी ब्लॉक के तत्वों की कुछ विशेषताएं होती है। क्या क्या विशेषताएं होती हैं हम यहाँ पे उनको लिख लेते हैं। विशेषताएं क्या क्या विशेषताएं होती हैं। सबसे पहले हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे कि इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है। हमने अभी अभी बात करी NS12 N-1 D12 10। अब इसकी क्या क्या विशेषताएं होती है कि ये सभी तत्व कैसी होती है धातुएं होती हैं। हम यहाँ पे इनको नोट भी करते जाएंगे साथ साथ कि डी ब्लॉक के जो आने वाले डी ब्लॉक में आने वाले जितने भी तत्व हैं ये सभी तत्व क्या हैं धातुएं हैं, या फिर ये सभी तत्व क्या कहलाती है धातुएं कहलाती है। तो ये सभी तत्व क्या है धातुएं। अब डी ब्लॉक की जो धातुएं हैं वो रंगीन यौगिक बनाती है। किस प्रकार के यौगिक बनाती हैं रंगीन यौगिक बनाती है। तो डी ब्लॉक में जितनी भी धातुएं आती हैं वो क्या बनाती है रंगीन यौगिक बनाती है। डी ब्लॉक की धातुएं रंगीन यौगिक बनाती है। ये इनकी हम किसकी बात कर रहे हैं विशेषताओं की बात कर रहे हैं।
अब आवर्त सारणी में जो डी ब्लॉक में लंबवत समानता न होकर इनमें क्षैतिज समानता पाई जाती है। मतलब कि वर्ग कैसे होते हैं, लंबवत, और आवर्त कैसे होते हैं, क्षैतिज। तो इनमें हम जो विशेषताएं देखते हैं वो किस अकॉर्डिंग देखते हैं, क्षैतिज के अकॉर्डिंग, कि बाएं से दाएं जाने पर इनके गुणधर्मों में क्या क्या परिवर्तन हो रहा है। तो यह आपको ध्यान रखना है कि आवर्त सारणी के जो डी ब्लॉक होता है उसमें समानताएं लंबवत ना होकर कैसी होती है, क्षैतिज समानता हम इसमें देखते हैं। और इसकी क्या क्या विशेषताएं होती है कि डी ब्लॉक के जो संकुल होते हैं वो यौगिक बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। या फिर इसकी एक विशेषता की और हम बात करते हैं कि डी ब्लॉक के तत्व हैं वो उत्प्रेरक की तरह व्यवहार करते हैं। डी ब्लॉक के तत्व उत्प्रेरक की तरह व्यवहार करते हैं। डी ब्लॉक के जो संकुल होते हैं यौगिक बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। अभी सिर्फ आपको ये विशेषताएं ध्यान में रखनी है, बाकी डी ब्लॉक को आप डिटेल से 12th क्लास में पढ़ेंगे। वहाँ पे आपके संकुल दिए हुए होंगे कॉम्प्लेक्स से, आप वहाँ पे आप और अच्छे से पूरा डी ब्लॉक को डिटेल से पढ़ेंगे। अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय गुण क्या होते हैं ये सब आप आगे पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है, ये संकुल डी ब्लॉक के संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। और क्या क्या इनमें विशेषताएं पाई जाती है। डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उनमें अनुचुंबकत्व का गुण पाया जाता है। क्या पाया जाता है, इनमें अनुचुंबकत्व का गुण पाया जाता है। मतलब कि चुंबकीय गुण पाया जाता है। इनके जो गलनांक और क्वथनांक होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ये कैसे होते हैं, हाई होते हैं, उच्च होते हैं। इनके इनके किनके, डी ब्लॉक के तत्वों के, इनके गलनांक और क्वथनांक कैसे होते हैं, उच्च होते हैं। और डी ब्लॉक में आने वाली जो धातुएं होती है वे धातुएं एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती है। इसकी जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती है वो क्या होती है, एक से ज़्यादा होती है। इनमें आने वाली धातुएं एक से ज़्यादा ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती है। और डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उसकी एक विशेषता और है इम्पॉर्टेंट, और वह विशेषता क्या है कि डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो एस और पी ब्लॉक के मध्य में सेतु का कार्य करते हैं। क्योंकि ये इन दोनों के बीच में स्थित होते हैं इसलिए इनको क्या कहते हैं कि ये इन दोनों के बीच में सेतु का काम करते हैं। तो डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं, डी ब्लॉक के तत्व एस व पी ब्लॉक के तत्वों के बीच सेतु का कार्य करते हैं। क्या कार्य करते हैं, सेतु का कार्य करते हैं, सेतु की तरह व्यवस्थित होते हैं। तो हमने बात करी डी ब्लॉक के तत्वों की विशेषताएं क्या होती है, डी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं, संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं इन्हें, और उसके बाद में हमने देखा है इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कि इनका सामान्यतः इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका होता है। हमने कुछ तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी यहाँ पे लिखे हैं। बाकी डी ब्लॉक को आपको इतना ज़्यादा डिटेल से पढ़ने की जरूरत नहीं है, डी और एफ ब्लॉक हम इतना ज़्यादा नहीं पढ़ते, फिर भी डी ब्लॉक आपके एफ ब्लॉक से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
तो चलिए डी ब्लॉक अपना कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं एफ ब्लॉक के तत्वों के बारे में। किसके बारे में? नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है एफ ब्लॉक के तत्व। क्या है? एफ ब्लॉक के तत्व। तो सबसे पहले वही हमने जो एस पी और डी ब्लॉक में देखी थी कि इनका जो नाम है डी ब्लॉक क्यों पड़ा, एफ ब्लॉक क्यों पड़ा, तो वो एक बात हम यहाँ पे भी देखते हैं कि एफ ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं? ऐसे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में, एफ कक्षक में, एफ कक्षक में भरा जाता है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं कि ऐसे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ कक्षक में भरा जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। अब एफ ब्लॉक के जो तत्व हैं उन्हें एक नाम और दिया गया है, और वह नाम क्या है कि इन्हें हम आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहते हैं। डी ब्लॉक के तत्व को तो संक्रमण तत्व कह रहे थे, और एफ ब्लॉक के तत्व को क्या नाम दिया गया है? आंतरिक संक्रमण तत्व। क्या नाम दिया गया है? आंतरिक संक्रमण तत्व। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आपसे कोई पूछे आंतरिक संक्रमण तत्व कौन से ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, तो कौन से ब्लॉक के तत्व? एफ ब्लॉक के तत्व। इन्हें आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहते हैं। साथ में इन्हें एक नाम और दिया गया है, और वह नाम क्या है इनका? इन्हें दुर्लभ मृदा तत्व भी कहते हैं। अन्य नाम जिसकी हम बात करें तो अन्य नाम क्या है? दुर्बल मृदा तत्व। क्या नाम है? एक नाम क्या दिया गया है इसे? दूसरा, दुर्बल मृदा तत्व। तो देखिए आवर्त सारणी में ये कहाँ उपस्थित होते हैं? तो आवर्त सारणी में इनका स्थान तीसरा वर्ग और छठे सातवें आवर्त में पाया जाता है। ये कहाँ पे पाए जाते हैं? तीसरे वर्ग में और छठे सातवें आवर्त में। तो इन्हें आवर्त सारणी के नीचे अलग से दो पंक्तियों में रखा गया है। आवर्त सारणी में जगह नहीं होने के कारण इनको अलग से स्थान दिया गया है। और देखिए इनकी जो स्थिति है वो किस प्रकार से होती है। ये जो होते हैं अपने एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं, इनकी दो श्रेणियां पाई जाती है। पहली श्रेणी क्या कहलाती है? इनकी लैंथेनोइड श्रेणी, जो कि सीरियम से स्टार्ट होकर के लैंथेनम ल्यूटेशियम तक चलती है। उसी प्रकार से दूसरी श्रेणी क्या होती है इनकी? थोरियम से लेकर के लॉरेंशियम तक। कहाँ से? थोरियम जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 90 होता है। इनकी जो लैंथेनोइड श्रेणी है वो लैंथेनम के बाद प्रारंभ होती है, इसलिए इसे हम लैंथेनोइड श्रेणी कहते हैं। एक्टिनोइड जो श्रेणी होती है वो एक्टिनियम के बाद में स्टार्ट होती है, इसलिए इसे क्या नाम दिया गया है? एक्टिनोइड श्रेणी। तो इसकी दो श्रेणियां पाई जाती है, 4F और 5F, जिसे क्या नाम दिया गया है? लैंथेनोइड श्रेणी और एक्टिनोइड श्रेणी। तो अब हम इन श्रेणियों के बारे में बात करते हैं। ये एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं, उनकी स्थिति इस प्रकार से होती है कि 58 से लेकर के 71 तक, और दूसरी जो श्रेणी होती है 90 से लेकर के 103 तक, लॉरेंशियम तक। तो देखिए हम इसके बारे में बात करते हैं कि इस श्रेणी में जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो किस में भरा जाता है। तो सबसे पहले हम इसकी दो श्रेणियां देखते हैं। हम बात करते हैं एफ ब्लॉक की श्रेणियों की। एफ ब्लॉक की श्रेणियां, तो एफ ब्लॉक की कितनी श्रेणियां पाई जाती है? दो श्रेणियां। और वो दो श्रेणियां कौन कौन सी हैं? पहली होती है लैंथेनोइड श्रेणी, और दूसरी क्या होती है? एक्टिनोइड श्रेणी। दूसरी श्रेणी क्या होती है? एक्टिनोइड श्रेणी। अब लैंथेनोइड और एक्टिनोइड श्रेणी के बारे में मैंने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, जब आपको आवर्त सारणी समझाई थी कि लैंथेनम जो श्रेणी होती है वो सीरियम से लेकर के ल्यूटेशियम तक चलती है। सीरियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 58 से लेकर ल्यूटेशियम 71 तक। उसी प्रकार से एक्टिनोइड जो श्रेणी होती है वो थोरियम जिसका परमाणु क्रमांक 90 होता है, वहां से लेकर के लॉरेंशियम 103 जिसका परमाणु क्रमांक होता है वहां तक पाई जाती है। तो इस प्रकार से इनकी दो श्रेणियां पाई जाती है, लैंथेनोइड और एक्टिनोइड। अब
लैंथेनॉइड श्रेणी की हम बात करते हैं, हम एक एक श्रेणी को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले लैंथेनॉइड श्रेणी की, इस श्रेणी को लैंथेनॉइड श्रेणी क्यों कहा गया है? इसमें कितने तत्व होते हैं? टोटल 14 तत्व एक श्रेणी में और 28 तत्व दोनों श्रेणियों में मिलाकर। तो हम पहले बात करते हैं लैंथेनॉइड श्रेणी की, कि लैंथेनॉइड श्रेणी क्या होती है और इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है। तो लैंथेनॉइड श्रेणी कहाँ उपस्थित होती है? छठे आवर्त में उपस्थित होती है। छठे आवर्त में उपस्थित होती है, या फिर छठे आवर्त के जो तत्व होते हैं वो लैंथेनम श्रेणी, लैंथेनॉइड श्रेणी के तत्व कहलाते हैं। इस श्रेणी में कितने तत्व पाए जाते हैं? टोटल 14 तत्व पाए जाते हैं। इस श्रेणी में 14 तत्व उपस्थित होते हैं, और इस श्रेणी के जो तत्व होते हैं वो लैंथेनम के बाद में प्रारंभ होते हैं, इसलिए इन्हें लैंथेनॉइड श्रेणी कहते हैं। समझ में आया? इस श्रेणी को लैंथेनॉइड श्रेणी क्यों कहते हैं? क्योंकि इस श्रेणी के जो तत्व होते हैं वो लैंथेनम के बाद प्रारंभ होते हैं। इस श्रेणी के तत्व लैंथेनम जिसका परमाणु क्रमांक होता है 57, लैंथेनम के बाद प्रारंभ होते हैं, इसलिए इन्हें लैंथेनॉइड श्रेणी कहते हैं। इसलिए इसे कौन सी श्रेणी कहते हैं? लैंथेनॉइड श्रेणी। समझ में आया? लैंथेनॉइड श्रेणी क्यों कहते हैं? क्योंकि यह श्रेणी लैंथेनम के बाद में स्टार्ट हो रही है, इसलिए इसे लैंथेनॉइड श्रेणी कहते हैं। अब इस श्रेणी में जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है वो 4f कक्षक में भरा जाता है। किस कक्षक में भरा जाता है? 4f कक्षक में। तो ये भी आप यहाँ पे नोट कर लीजिए कि इस श्रेणी में अंतिम जो इलेक्ट्रॉन होता है, इस श्रेणी में अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 4f श्रेणी में भरा जाता है। अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f कक्षक में भरा जाता है। किस कक्षक में भरा जाता है? 4f कक्षक में। तो ये हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? लैंथेनॉइड श्रेणी के बारे में, कि लैंथेनॉइड श्रेणी क्या होती है। उसके बाद हम देखेंगे एक्टेनॉइड श्रेणी, और इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो कितना होता है। इस श्रेणी का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है वो भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 4f1 to 14 5d 0 से 1 6s2। कितना होता है? 4f1 to 14 5d 0 से लेकर 1 6s2। ये इनका क्या होता है? सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो कि आपको ध्यान में रखना है। उसी प्रकार से लैंथेनॉइड श्रेणी के बाद नेक्स्ट जो अपनी श्रेणी आती है वो कौन सी आती है? एक्टिनॉइड श्रेणी। कौन सी श्रेणी की बात करेंगे अब हम? एक्टिनॉइड श्रेणी की। एक्टिनॉइड श्रेणी क्या होती है? लैंथेनॉइड श्रेणी अभी अभी हमने देख ली, अब हम बात करते हैं एक्टिनॉइड श्रेणी की। तो ये श्रेणी कौन से आवर्त में उपस्थित होगी? 7वें आवर्त में। कौन से आवर्त में उपस्थित होगी? 7वें आवर्त में उपस्थित होगी। इस श्रेणी में भी कितने तत्व हैं? 14 तत्व पाए जाते हैं, क्योंकि एफ ब्लॉक में टोटल 28 तत्व होते हैं। 14 तत्व एक पंक्ति में और आगे के 14 तत्व दूसरी पंक्ति में। इस प्रकार टोटल कितने तत्व होते हैं? 28 तत्व। अब इनमें जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है वो 5f कक्षक में भरा जाता है। अंतिम इलेक्ट्रॉन 5f कक्षक में। अब इस श्रेणी के जो तत्व होते हैं वो एक्टिनियम के बाद में स्टार्ट होते हैं। एक्टिनियम जिसका परमाणु क्रमांक 89 होता है। तो एक्टिनियम के बाद में जो आने वाले तत्व हैं वो क्या कहलाते हैं? एक्टिनॉइड श्रेणी के तत्व कहलाते हैं। एक्टिनियम से लेकर के कहाँ तक के होते हैं ये तत्व? लॉरेंशियम तक, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 103। तो एक्टिनियम के बाद आने वाले तत्वों को एक्टिनॉइड श्रेणी के तत्व कहते हैं। और ये तत्व कौन कौन से होते हैं? थोरियम जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है?
90, यहाँ से लेकर के लॉरेंशियम जिसका परमाणु क्रमांक होता है 103। तो थोरियम से लेकर के लॉरेंशियम तक के तत्वों की जो श्रेणी होती है वो एक्टिनोइड श्रेणी कहलाती है। और ये श्रेणी एक्टिनियम के बाद में आने वाले तत्वों से स्टार्ट होती है। एक्टिनियम जो तत्व है उसके बाद से स्टार्ट होती है, इसलिए श्रेणी को क्या नाम दिया गया है, एक्टिनोइड श्रेणी। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लैंथेनोइड श्रेणी के लिए लिखा उसी प्रकार से आप यहाँ पे एक्टिनोइड श्रेणी के लिए लिख लेना कि इस श्रेणी के जो तत्व हैं वो एक्टिनियम के बाद में प्रारंभ होते हैं, इसलिए इस श्रेणी को क्या नाम दिया गया है, एक्टिनोइड श्रेणी दिया गया है। अब हम बात करते हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की कि इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है। तो देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, NS12 N-1 D012 N-2 F12 14। ये क्या होता है, इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो यहाँ पे जो इनका अरेंजमेंट होता है वो हमने बात करी थी N+1 रूल, मतलब कि हम ऊर्जा को कक्षकों को किस क्रम में व्यवस्थित करते हैं। तो यहाँ पर उस नियम के अकॉर्डिंग हम इनको नहीं लिखते हैं, क्योंकि हर के लिए यहाँ पे एक अलग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें मिलेगा। कक्षक होते हैं वो भी अलग अलग क्रम में अरेंज होते हैं, तो यहाँ पे कोई एक फिक्स नियम नहीं होता। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपने अकॉर्डिंग सही लिखेंगे, लेकिन बुक में कुछ अलग ही दिया हुआ है, तो इसका परफेक्ट पैटर्न अभी तक भी हमें नहीं पता चल पाया इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करने का। तो केवल आपको एफ ब्लॉक के जो तत्वों में इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद कर लेना कि इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, लैंथेनोइड श्रेणी क्या होती है, एक्टिनोइड श्रेणी क्या होती है, इन श्रेणी में कौन कौन से तत्व आते हैं, कहाँ से स्टार्ट होती है। तो लैंथेनोइड जो श्रेणी में 4s कक्षक में इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षक में इनकी दो श्रेणियां पाई जाती है। एक श्रेणी में इलेक्ट्रॉन 4f श्रेणी होती है और एक कौन सी होती है, 5f। तो इस प्रकार से इनकी दो श्रेणी पाई जाती है जिसे अलग अलग नाम दिया गया है। अब इनकी विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं कि इनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो इनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं कि ये सभी तत्व क्या होते हैं, धातु होते हैं।